जी बिल्कुल। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का पहला हिस्सा जो कि हमने डिलीवर तो कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब दोबारा इसको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पॉइंट सारे आपके सामने हैं। मैं इसको सिर्फ रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाए। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में सबसे पहला है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जिस्म का अपना कुदरती एगोनिस्ट है, इसका अपना ड्रग है। और इसके बारे में पॉइंट्स देखेंगे। ये आप अगर बाहर से डालोगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो आपका जिस्म खुद बना रहा है, ठीक है। पहली बात कि ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हुए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बार, चार बॉन्ड। चार बॉन्ड जब नाइट्रोजन पर आ जाए तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। जैसे कि आप एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि इस पर प्लस का चार्ज है। तो प्लस का चार्ज ये ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, यानी ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस नहीं कर सकता। आगे जब भी आपको क्वार्टररी का लफ्ज नजर आ जाए तो आप समझ लेना ये ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। थेरापेटिक इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि बहुत कम है। वो इसलिए कम है कि बॉडी में तो है, वो तो चलो कुदरती तौर पर बॉडी को चला रहा है, लेकिन हम लोग बाहर से इसको इसलिए नहीं देते कि बॉडी में बहुत ज्यादा जगहों पर जाकर एक्ट करेगा। इसके मल्टीपल एक्शंस की वजह से हम इसको इतना लिफ्ट नहीं देंगे, इसके एक्शन बहुत ज्यादा है। चले इसके काम क्या क्या है। डिक्रीज हार्ट रेट, ये दिल की धड़कनों को स्लो कर देता है। और हमने ये पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, हमने पढ़ा था ये मस्कार्निक रिसेप्टर्स, मस्कार्निक रिसेप्टर्स। तो वो ये एक्टिवेट करके ये हार्ट रेट को स्लो कर देगा। कार्डियक आउटपुट को भी ये स्लो कर देगा। जब हार्ट रेट आपका स्लो हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी उसके साथ स्लो हो जाएगा। और ये दो काम पैरासिम्पैथेटिक में ही आए थे। दूसरा क्या है, ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है, राइट। डिक्रीज हार्ट रेट को ब्रेडिकार्डिया भी कहा जाता है। और जब आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसका बढ़ जाए तो उसको होता है टेकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट बीट। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए, टेकीकार्डिया डिक्रीज हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। ये क्या करता है, ये ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये आपका एसिटाइलकोलिन जो है, ये खून की नालियों को कैसे बड़ा कर देता है। वैसे खून की नालियों के ऊपर M3 रिसेप्टर है। उस M3 रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2, या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आप बोलते हैं, NO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो NO2 है ये एक बड़ा अच्छा वेजोडाइलेटर है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गुड वेजोडाइलेटर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड्स के थ्रू जो है ये ब्लड वेसल को बड़ा कर देते हैं। ये एसिटाइलकोलिन के साथ मेंशन था, तो आपको पता चल गया कि कैसे खून की नालियों को वेजो डायलेट करता है। नीचे जो डायग्राम मैंने लिखा लिखा है आप लोगों के लिए, ये एक तंग सा खून की नाली है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्ट हुई है। इसके ऊपर अगर आपका M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसके एक्टिवेशन से खून की नाली आपकी डायलेट हो जाएगी। और खून की नाली जब डायलेट हो जाएगी तो BP कम हो जाता है, इसे याद रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कोलिनर्जिक एक्शन है और आप चाहते हो कि स्टॉप हो जाए, कोलिनर्जिक एक्शन है लेकिन स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए आप क्या देना पड़ेगा, आपको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में सबसे मशहूर कौन सा है, एट्रोपिन है। तो एट्रोपिन को जब आप देंगे तो दिस इज कॉल्ड एंटीडॉट। और अगर अगर आप लोगों को कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट से मसला हो जाए, फिर उनके लिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आप लोग एंटीडॉट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और एक्शन क्या है, सलाइवरी सिक्रीशन, जो सलाइवा है वो बाहर आएगा। जाहिर है एसिटाइल कोलिन का ये भी एक्शन है, सलाइवा बनेगा वाटरी सलाइवे। और गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक के अंदर है, जो पेराइटल सेल है, उसके ऊपर M1 रिसेप्टर है। तो ये जाकर वहां पर HCl को भी बना सकता है। इसका मतलब ये है कि कभी पेप्टिक अल्सर के केस में अगर आपको HCl की कमी करना हो तो आपके जहन में आ जाए कि यार ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी हमने पढ़े थे, वो क्या करते हैं, वो एसिड को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एसिड कम हो जाए, आप कोई एंटागोनिस्ट ले आओ, इलाज हो जाएगा। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ा रहा है, जो आपका इंटेस्टाइन है मोटिलिटी बढ़ रही है, तो एक तो इसे डायरिया के चांसेस है, दूसरा पेट के अंदर बेचैनी और दर्द भी आ सकता है। और बाकी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को भी ये बढ़ा देते हैं। ब्रांकोस्पाज्म भी कर सकता है, सांस की नालियों को तंग कर सकता है, क्योंकि सांस की नालियों में ये लिक्विड पैदा कर देगा। इसके बाद अगर आप यूरिनरी ब्लैडर में जाओगे तो यूरिनरी ब्लैडर में मैंने बताया था दो तरह के मसल है।
डेट्रोसर मसल है, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरा है ट्राइगोन मसल, ये रिलैक्स हो जाएगा। इससे यूरिनेशन हो जाएगी। क्या? यूरिनेशन। हाँ, थर्ड पेज ही मुझे, मैंने इसके लिए तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग ही की, क्योंकि मैं आपको बताने वाला था। बल्कि इसको अभी मैं थोड़ा सा अगर जल्दी से मिटा दूं और आपको बता दूं कि इसमें चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जरा देखते हैं। आपका इंसान का जो आई होता है, इंसान का जो आई, इस आई के अंदर आपको पता है गोल सा सिलियरी मसल है। आयरिस सबको बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? आयरिस। ये आयरिस है। और अंदर जो आपको सुराख नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर आपका जो प्यूपिल है वो छोटा हो गया है, राइट? एक तो याद रखिएगा कि जब आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, इसमें कौन सा मसल है, इसके जो आयरिस के अंदर है, आयरिस, दो तरह के मसल्स होते हैं। एक का नाम है रेडियल मसल, एक का नाम है सर्कुलर मसल। ये जो सर्कुलर मसल है, इनके ऊपर आपके मस्कारेनिक रिसेप्टर है, मस्कारेनिक रिसेप्टर है। जब ये मस्कारेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो सर्कुलर मसल आपका क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो उससे आपका पिपिल छोटा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मायोसिस। ये काम था। दूसरा जो रेडियल मसल है, उसका यहाँ पर जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रेडियल मसल अगर कंट्रैक्ट हो जाए तो उससे पिपिल बढ़ जाएगा। रेडियल अगर कंट्रैक्ट हो जाए तो उससे पिपिल वो बढ़ जाएगा। तो वो फिर आप उसको एंटागोनिस्ट में, या फिर आपको अल्फा जो जो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, फिर वो वहां पर आपके काम आएगा। सो यहाँ पर आपका सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो आइरिस के मसल कंट्रैक्ट करेंगे और पिपल का साइज छोटा हो जाए। एक तो ये हुआ पिपल साइज का छोटा होना। दूसरा है आपके आंख के अंदर लेंस मौजूद है। क्या मौजूद है? लेंस। लेंस मौजूद है। ये जो लेंस है, ये लेंस जब आप करीब की चीज देखना चाहते हो या दूर की चीज देखना, तो ये लेंस अपने आप को ऐसा कर सकता है, या तो पतला कर देगा अपने आप को, लंबा करके पतला हो जाएगा, ऐसे लंबा कर, या फिर ऐसा है कि ये अपने आप को छोटा करके लेकिन मोटा हो जाएगा, ऐसे मोटा भी हो सकता है। जब इसने दूर की चीजें देखनी हो, फार, तो ये लेंस अपने आप को पतला करके लंबा हो जाएगा। जब उसने नियर की चीजें देखनी हो तो फिर ये मोटा हो जाएगा। ये लेंस का कमाल है आपके आंख के अंदर, लेंस। आप करीब की चीज देख रहे हो दूर की, तो आपका आंख उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इतना सा देख रहे हो तो उसके लिए आपका लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। फिर आप थोड़ा दूर देखते हो तो लेंस इस तरह से एडजस्ट कर लेता है। आप मुख्तलिफ फासले पर चीजों को देख सकते हैं। लेंस को पतला और मोटा करने के लिए यहाँ पर है मसल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, मसल्स। उन मसल का नाम है सीलियरी मसल। ये सीलरी मसल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाते हैं, तो इनकी कंट्रैक्शन से आपका लेंस छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। यानी करीब की चीजों को देखने के लिए ये यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा। फिर अगर आप खड़े हैं, आप यहां तक तो चीज देख पाओगे, लेकिन इससे दूर जो होगा वो आप नहीं देख पा सकते, क्योंकि दूर की चीज देखने के लिए आपके लेंस ने अपने आप को पतला करना होता था, लेकिन वो पतला नहीं हो रहा है, क्योंकि सिली मसल को किसी ने कंट्रैक्ट किया हुआ है। अब आपका कोएनर्जिक एगोनिस्ट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब तक वो ड्रग मौजूद है,
रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है, आप दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं। तो आपका जो विजन है वो फिक्स्ड हो गया। आपका विजन क्या हुआ? फिक्स्ड हुआ फॉर नियर साइटेडनेस। करीब की चीज के लिए बस आपका अंक फिक्स हो गया। अब आप उसको जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते हैं। ये था सीरी मसल का कंट्रैक्शन और आपके कोनर्जिक एगोनिस्ट। ऐसा ही करके आपके आगे ये आगे भी आपको आ जाएगा कि आइज के ऊपर, तो आपने अभी से सुन लिया होगा यहाँ से। जब सीरी मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो आई लेंस जो है, लेंस एक ही डायमीटर में जाके रुक जाएगा। आप एक खास फासले पे तो चीज दे सकते हैं, आप हर डिस्टेंस पे फिर चीजें नहीं दे सकते हैं। इसका एक फायदा है और एक नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको मिला क्या चीज मिला? स्पाज्म मिला। स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। आपके मसल स्पाज में है और आपका जगह एक ही जगह पर अकोमोडेट हुआ है, आपका आइज एक ही जगह पर अकोमोडेट हुआ है, आप हर जगह नहीं दे सकते। ये नुकसान है, स्पाज्म हो गया। लेकिन इसका एक फायदा है। जब लोग डॉक्टर सर्जरी करते हैं आपके आंख में, सर्जरी में ये है कि अगर आंख का लेंस आगे पीछे हो जाए तो वो लोग सर्जरी के दौरान मसला बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि ये लेंस लेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रुक जाए। अब अपनी जगह पे क्या हो जाए? रुक जाए, ताकि वो सर्जरी को अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर ये ड्रग देते हैं, ये आपके लेंस को एक ही जगह पर क्या करेगा? फोकस कर देगा और फिर ऑपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये था आपका सीली मसल कंट्रैक्शन फॉर नियर विजन। तो ये जो कोरेजिक एगोनिस्ट है, ये अक्सर सीली मसल को कंट्रैक्ट करके आपके आंख को फिक्स कर लेते हैं एक नियर विजन के लिए। इससे कई फिर नुकसान और ये भी हो सकता है कि आपको चीजें सही नजर भी नहीं आती है। मतलब कभी कभी तो बाज ड्रग के साथ तो शाम के वक्त आप नहीं देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अच्छा, अब ये एसिटाइल कोलिन 1% आपकी आंख में इसीलिए तो डाला जाता है ऑपरेशन के वक्त। इसके जनरलाइज साइड इफेक्ट्स जल्दी जल्दी बताता था। डायरिया हो सकता है, पसीना आ सकता है, प्यूपिल साइज छोटा हो सकता है, नाजिया हो सकता है, यूरिन बार बार आ सकते हैं, मतलब उससे एजेंसी हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। और साथ यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कि आपका सेल कंडक्ट कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और वो सेल अंदर से पॉजिटिव हो गया, और उसकी जो वोल्टेज है -55 मिली वोल्ट, ये आपने याद रखना है। रिपोलराइजेशन में क्या है कि सेल कंडक्ट नहीं कर रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है, और सेल कम्स टू द रेस्टिंग स्टेज, सेल अपने रेस्टिंग स्टेज पर आ जाता है, इसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट। हाइपरपोलराइजेशन में भी वही केस है कि सेल का अंदर से मजीद नेगेटिव हो जाता है, यानी वो कंडक्ट नहीं करता। इसका जो वोल्टेज है वो 70 से भी ज्यादा, यानी नेगेटिव हालत में बढ़ जाएगा, -80 चला -80 की तरफ चला जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मेरे पहले वीडियो में शेयर किए थे, रिकॉर्ड तो नहीं हुए थे, अब दोबारा रिकॉर्ड हो गए। ये बेथामिकोल जो है, इसके बारे में जिक्र उस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि ये भी एक डायरेक्ट एगोनिस्ट है। और इसके मजीद क्या क्या एक्शन है वो सब मैंने वहां पर आपको बता दिया इंशाल्लाह से।